पेज नंबर निकालें जो कल हम पढ़े थे, पेज नंबर 212। बुक कितने लोगों ने खरीद लिया, हाथ खड़ा करें। हाइब्रिड में कितने लोगों ने खरीद लिया, जरा हाथ खड़ा करें। पेज 212। नहीं, वो कौन सा था कल वाला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला? जी मोहतरम, हाँ वैसे तो कुछ ऐड हुए हैं पास पेपर एक अटेम्प्ट के, और तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अब ये टाइम तो नहीं क्लास में आने का। अच्छा जी, सबसे पहले जी रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ें। कितने लोगों ने 3 दफ़ा कम से कम ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं? 3 दफ़ा हाथ खड़ा करें। कितने लोग आज पढ़ लेंगे और फिर आज का काम कल करेंगे इंशाल्लाह? हाथ खड़ा करें। आज वाला फिर कल करेंगे, तो कल वाला कल क्यों नहीं किया? बस एक दफ़ा बरकत के लिए पढ़ लिया। अच्छा चलो मैं इम्तिहान लेता हूँ। ये देना नोट्स। भाई आप खड़े हो जाए 4th क्लास रो में आखिर में जो है। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव कहाँ आता है? फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट फेज में आता है। माशाल्लाह, आई रियली अप्रिशिएट दिस। अब आप देख लो क्या हालात हैं आपके, क्या किया जाए आपके साथ। जी आप लास्ट में। डिजाइन ऑफ चूजन ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट फेज में, ठीक है। आप खड़े रहें। भाई आपसे पूछ सकते हैं? पूछ लें, डरते डरते बोल रहे हैं आप। हाउ द इंटेंजिबल विल जनरेट प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट, ये कहाँ आता है? हाउ द इंटेंजिबल विल जनरेट प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट, ये कहाँ पे आता है? एक्सीलेंट, 6 क्राइटेरिया में आता है। जी आप बताएं। द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हाँ 6 क्राइटेरिया के अंदर आता है। ठीक है, बैठ जाओ भाई। कितने लोग आज जाके 3 दफा पढ़ेंगे, जरा हाथ खड़ा करें। अच्छा जी, रिसर्च की डेफिनेशन पढ़े ताकि जरा पेपर में रिसर्च और डेवलपमेंट अलग अलग आए तो आपको पता हो। रिसर्च, रिसर्च इज ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन undertaken with the prospect of gaining new scientific or technical knowledge and understanding। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रिसर्च ने कहाँ जाने? प्रॉफिट एंड लॉस में। रिसर्च एक्टिविटीज की एग्जांपल्स, रिसर्च एक्टिविटीज की एग्जांपल्स, एक्टिविटीज ऑब्टेन्ड एंड ऑब्टेनिंग अ न्यू नॉलेज। सर्च नंबर 1, नंबर 2 इवेल्युएशन, नंबर 3 फाइनल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सर्च फाइंडिंग। सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव ऑफ मटेरियल्स, डिवाइसेस, प्रोडक्ट्स। अभी सर्च चल रही है, क्या चल रही है? सिर्फ सर्च चल रही है। फॉर्मुलेशन, डिजाइन, इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ। अब ये डिजाइन और इवेल्युएशन बड़ा स्ट्रॉन्ग लफ्ज लग रहा है, डेवलपमेंट की साइड पे जा रहा है, लेकिन आगे लफ्ज क्या लिखा हुआ है जिसकी वजह से हमें पता चल गया ये रिसर्च है? ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। तो पेपर में कुछ इस तरह का फिक्रा आएगा, मिसाल के तौर पे इवेल्युएशन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फॉर न्यू सिस्टम। अब इतना सा लफ्ज आएगा पेपर में, और वो आपसे फिर पूछेगा कि इज इट रिसर्च और इज इट डेवलपमेंट। तो इसको याद करना पड़ेगा या बार बार पढ़ना पड़ेगा? बार बार पढ़ लेंगे मेरे ख्याल से काफी। अब याद क्या करेंगे, कितना याद करेंगे, ये याद तो नहीं हो सकेगा। अच्छा, तो अपना नाम कभी कभी भूल जाता है। डेवलपमेंट फेज ज्यादा होगी। डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। डेवलपमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। अच्छा, इट इज एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, ये डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। और रिसर्च की क्या डेफिनेशन है?
ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज। सिर्फ गेन कर रहे हैं नॉलेज, उसको अप्लाई नहीं कर रहे। अप्लाई का लफ्ज कहां आ रहा है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग और अदर नॉलेज टू ए प्लान डिजाइन फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंप्रूव्ड मटेरियल डिवाइसेस प्रोडक्ट सिस्टम सर्विसेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। इसका क्या मतलब है बिफोर द स्टार्ट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन? कमर्शियल प्रोडक्शन कहां होती है? कमर्शियल प्रोडक्शन कहां होती है? ये बबलू देखा देखा लग रहा है, तो यहां पे होती है कमर्शियल प्रोडक्शन। ओके नेक्स्ट, किस डेवलपमेंट को एक्सपेंस में डालना है और किस डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करना है? अगर डेवलपमेंट 6 क्राइटेरिया पूरा कर रही है तो उसको क्या कर देना है? कैपिटलाइज कर देना है। उसमें टेक्निकली फिजिबल हो, मैनेजमेंट की इंटेंशन हो कंप्लीट करने की, और इस काबिल भी हो कि काम हो सके, इंटेंजिबल कैसे फ्यूचर में बेनिफिट देगा, और हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हों, और इन द एंड कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सके। और आगे किसकी एग्जांपल्स हैं? डेवलपमेंट की। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ अ प्री प्रोडक्शन और प्री यूज प्रोटोटाइप्स एंड प्रोडक्शन से पहले वाले जो काम हो रहे हैं सारे, ये कहां पे होंगे? हमने कल क्या बताया था? लैब के अंदर होंगे। डिजाइन ऑफ टूल्स, डिजाइन ऑफ जिग्स, डिजाइन ऑफ मोल्ड्स एंड डिजाइन ऑफ डाइज इन्वॉल्विंग न्यू टेक्नोलॉजी। कितने लोगों ने इस तरह पढ़ा? डिजाइन ऑफ टूल्स घर में, डिजाइन ऑफ जिग्स, डिजाइन ऑफ मोल्ड्स, इस तरह मिला मिला के फिक्रा पढ़ें, फिर याद रहेगी बात। डिजाइन ऑफ पायलट प्लांट, कंस्ट्रक्शन ऑफ, ऑपरेशन ऑफ, दैट इज नॉट ऑफ अ स्केल इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर। ये जो पायलट प्लांट है ये कहां बनेगा? लैब के अंदर। पायलट प्लांट कहां बनेगा? लैब के अंदर। डिजाइन, अच्छा हो गया। डिजाइन ऑफ चूजन, कंस्ट्रक्शन ऑफ चूजन, टेस्टिंग ऑफ चूजन। अच्छा इधर क्या लफ्ज था? फॉर्मुलेशन, डिजाइन, इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन। इधर था फॉर्मुलेशन, डिजाइन, इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन, और इधर उन 4 की जगह क्या लफ्ज हैं? डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड। इधर कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग का लफ्ज नहीं था, ये उन लोगों ने नोट किया होगा जिन्होंने 3 दफा पढ़ा है। और इधर कंस्ट्रक्शन और टेस्टिंग का लफ्ज है। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ फॉर न्यू और इंप्रूव्ड मटेरियल। आगे से फिक्रा पढ़े, आगे से फिर वही सारा मिल रहा होगा। कितने रह गया? फॉर न्यू और इंप्रूव, वो सारा वही है, लेकिन पिछला फर्क जो है वो बड़ा वाजे है। यहां पे लफ्ज चूजन ऑल्टरनेटिव है, पॉसिबल ऑल्टरनेटिव है यहां पे, और आगे जाके जी जी किस 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 एग्जांपल में क्या? ये इनका ये सवाल है कि एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग रिसर्च की एग्जांपल्स में भी है, और डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। तो इन्होंने 3 से ज़्यादा दफ़ा पढ़ लिया शायद, तो नहीं मैं ऐसे ही बना। अच्छा तो बिल्कुल सही सवाल है, उधर ये लिखा हुआ है और इधर ये लिखा हुआ है। अब उसको पीछे से मिला के पढ़ेंगे, उसको पीछे से मिला के पढ़ेंगे, यहाँ से फ़र्क पता चलेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें देखने में सेम लग रही हैं। पीछे से मिला के पढ़ें। सर्च, इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, यानी उसकी सर्च हो रही है, इवेल्युएशन हो रही है, और फाइनल अभी वो अप्लाई नहीं हो रही, उनकी रिसर्च फाइंडिंग्स की अभी फाइनल सिलेक्शन हो रही है। तो पीछे से मिला के पढ़ें, इधर प्रॉपरली डेवलपमेंट इज एप्लीकेशन और इधर अप्लाई हो रही होंगे प्रॉपरली। समझ आ गया? तो इसको इससे मिला के पढ़ें। ओके अच्छा सवाल था। अब बाजू शायद ऊपर चढ़ा लें, पास पेपर का सवाल शुरू होने लगे। खोलें ऐसे ऐसे ऐसे, बटन साथ वाले के पास पहुंच जाए। जल्दी जल्दी खोलो 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 खोलो, ऐसे करना शुरू करो करो करो, करो। ऊपर कंधे तक। टाइम पे आने होता है हाइब्रिड क्लास में ही, ये तो फिर मसला होगा आगे। क्वेश्चन 7 ढूंढे पास पेपर का, किस पेज नंबर पे है?
अच्छा, कितना टाइम पढ़ना चाहिए या ये हमें पता होना चाहिए कि कितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है, फिर उस टाइम को 3 सब्जेक्ट्स पे तकसीम कर दें? पहली बात कर लें या दूसरे तरीके से बात कर लें? दूसरे तरीके से बात कर लें। कितने घंटे हैं आजकल? 24 घंटे। 6 तो निकल गए सोने में। कितना? 6 ही जनाब, मैंने भी सो के देखा हुआ है। 6 ही जनाब। अच्छा, कितने रह गए पीछे? 18 घंटे। ठीक है, 2 घंटे आप जो है वो निकाल दें नमाजों के लिए और खाने के लिए। अब ये आप 1.5 घंटा नमाजों के लिए और 10-10 मिनट 3 खानों के लिए। 10 मिनट में अच्छा बंदा सिर होके खा लेता है। बकरे का गोश्त भी खाना हो ना तो 10 मिनट में आराम से खाया जाता है। चलो 15, ठीक है, आपके कहने पे इसको 2.5 घंटे कर देते हैं। चलिए नहाने धोने का टाइम डालें बीच में 3 घंटे। 18 - 3, नमाजें पढ़ना नहा धो लिया, कितने घंटे? 15 घंटे। अच्छा, क्लासें कितनी देर की हैं? आने जाने का टाइम डाल लें बीच में आधा आधा घंटा। 8 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो गए। दफ्तर में तो नहीं ड्यूटी कर रहे आप? कितने बजे घर से, कितने बजे निकलते हैं 3 सब्जेक्ट्स के लिए? 7 बजे घर से निकलते हैं, 6:30 बजे घर से निकलते हैं, और फारिग यहाँ से कितने बजे हो जाते हैं? वो तो नमाज बीच में डाली ना, वो वाला टाइम इधर है, ये डबल काम नहीं होगा। इधर से 1 बजे फारिग हो गए, चलो 1:30 बजे फारिग हो गए, ठीक है, तो 6:30 से 1:30, चलो जाने का टाइम आधा घंटा डाल लो, 2 बज गए, कितने हो गए? 7 घंटे। चलें ठीक है, 7 से 1 कर लें, कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए। 7 कर लेते हैं, और बताएं कितने बच गए? 8 घंटे। अच्छा, जिस दिन टेस्ट हुआ उस दिन 1 घंटा चलो डाल लें टेस्ट का, कितने रह गए? ये भी हफ्ते में 3 दिन होगा, बाकी 7 घंटे। अब 7, 1 घंटा रेस्ट का, ये वो डाल लिया, डबल नहीं करने देना काम। 2.5 घंटे हर सब्जेक्ट के लिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5 घंटे। कोई नहीं, आधे घंटे की खैर। यहाँ 24.5 कर लें। अच्छा, तो गेम का टाइम मिलेगा ना इंशाल्लाह मार्च में। चलो ठीक है, आधा आधा घंटा वो वाला इधर से निकल गया, आधा घंटा गेम का निकल गया, 2.5 घंटे FAR 2 के लिए, 2 घंटे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। 2 घंटे तो बहुत टाइम होता है यार, बंदा पढ़ पढ़ के लुट मचा दे। अच्छा, आपके ये, आप लोगों के ये 6.5 घंटे कहाँ जाते हैं सर? टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। अब ये सोचने की बात है। यहाँ पे थोड़ा मसला हो रहा है, 6 की बजाय 7-8 घंटे सो रहे हैं। एक मसला यहाँ पे हो रहा है, ये नमाज पढ़ने जाते हैं, साथ दोस्तों के साथ चाय पीने भी निकल जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा मसला हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो कोई मसला नहीं हो रहा। अच्छा, ये 1 घंटा कौन सा था? अच्छा, ठीक है, तो अच्छा जगह टेस्ट जिस दिन नहीं है उस दिन तो वैसे ही खुला टाइम है। वो टाइम है माशाल्लाह आप लोगों के पास। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये तो स्ट्रेट टाइम है ना जो आपको कल मैंने बताया था। आप नमाज पढ़ के, कितने बजे हो रही है नमाज? 7:45 बजे हो रही है ना करीबी मस्जिद में। 8 बजे सो जाएं और 1 बजे उठ जाएं, तो ये 1 बजे से लेके सुबह 6:30 बजे तक, ये कितना टाइम है? 5.5 घंटे। तो ये सीधे सीधे यहाँ पे हैं। अच्छा जी, आधा घंटा ठीक है, इसमें फजर कर लें तो 5 घंटे हो गए। 5 घंटे तो सीधे सीधे आपके पास अवेलेबल हैं। तो इतना टाइम है बंदे के पास पढ़ने के लिए, लुट है वैसे। कल पढ़ा 2.5 घंटे FAR 2? 2.5 घंटे पढ़ी, 2.5 घंटे पढ़ी, 2.5 घंटे पढ़ी। अच्छा, कोई एक ऐसा क्लास में बच्चा, माई का लाल तो मैं नहीं कहूँगा, कोई ऐसा माई का लाल जो कहे कि कल मैंने कल वाला भी पढ़ा और परसों वाला भी रिवाइज किया। 1, 2, 2.5, पौने 3, 4.5, 5, 6, हाइब्रिड में अभी भी आ रहे हैं। जब मर्जी आए, कोई मसला नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं। जब मर्जी आए, जब मर्जी बैठें, जब मर्जी जाएं। भाई ये दरवाजे के बाहर हाइब्रिड में लिख के लगा दो, आना जाने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, जब मर्जी आए, जब मर्जी जाएं। और नीचे छोटा सा लिख के अपने फ्यूचर से खेलें। पेज 257, क्वेश्चन नंबर 7 निकालें जी। मुंह को दोनों हाथों से ऐसे होल्ड नहीं करना,
छोड़ दो फ्रेश होके। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू इंटरनेशनल एसोसिएट्स लिमिटेड, ये इंफॉर्मेशन है इंटरनेशनल एसोसिएट्स लिमिटेड की। इंटेंजिबल्स एज एट 30 जून 2015 आर एस फॉलोज। इंटेंजिबल्स आ रहे हैं 30 जून 2015 को। ब्रांड्स, सॉफ्टवेयर और क्या बात पता चली आपको यहां पर? ब्रांड, सॉफ्टवेयर और लाइसेंस पढ़ के जल्दी बताएं। नहीं 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 नहीं, हाइब्रिड में माइक देखें चल रहा है, बोलें बोलें, क्या बात पता चली? ब्रांड, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस पढ़ के जल्दी 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 बोलें। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं लिखा हुआ इंटरनली जनरेट है या खुद कुछ नहीं लिखा हुआ, जल्दी जल्दी जी। क्या? नहीं, लाइव तो मैंने पढ़ी नहीं। जी 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 जी, सेपरेबल नहीं नहीं नहीं। क्या? एक्सेलेंट। ब्रांड ज्यादा है, सॉफ्टवेयर एक है, लाइसेंस एक है। अच्छा, वेल डन। तो ब्रांड एक से ज्यादा है और सॉफ्टवेयर एक ही है हमारे पास, क्योंकि मसला ये आएगा कि नीचे जाके लिखा होगा उसने सॉफ्टवेयर बेच दिया, नीचे जाके भी लिखा होगा उसने सॉफ्टवेयर बेच दिया। फिर अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सॉफ्टवेयर कितने का खरीदा था, सवाल में तो दिया नहीं हुआ, तो वो यहां आके पता चलता है कि वो था ही और वही चला गया, एक ही था वो भी चला गया सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर एक ही चला गया, तो यहां से आके पता चलेगा। क्लियर? ओके। तो तीन हमारे पास ब्रांड्स हैं एक से ज्यादा, और सॉफ्टवेयर हैं एक, और लाइसेंस है एक। ठीक है जी, ये एफ नहीं लगा एंड में। अच्छा जी, सिंगल और प्लूरल बचपन में जो पढ़ा था। अब मोहतरम सवाल ये राइज होगा कि कल वाली डिस्कशन हम रिवाइज करते हैं। ये हाइब्रिड में नीचे टेक नहीं लगानी, ये प्लीज बस अटेंटिव होकर बैठे, सेकंड लास्ट रो। हाँ बस। अच्छा जी, आज एक नया कॉन्सेप्ट छोटा सा ऐड करके फिर हम आगे चलेंगे। कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपने सुनना है। जिन हजरात का आज पहला दिन है, माशाल्लाह पहले दिन ही 20-22 साल के हो गए। जिन हजरात का आज पहला दिन है, क्या उम्र है वैसे आपकी? 19। सॉरी। इंटेंजिबल्स दो किस्म के हैं, एक वो हैं जो आप खरीदें और एक वो हैं जो आप खुद बनाएं। एक वो इंटेंजिबल्स हैं जो आप खरीदें, एक वो इंटेंजिबल्स हैं जो आप खुद बनाएं। जो इंटेंजिबल्स आप खरीदते हैं उनको क्या करना है? हमेशा कैपिटलाइज यानी बैलेंस शीट में शो करना है। और जो इंटेंजिबल आप खुद बनाते हैं उनमें 5 चीजें। आजो भाई, मेहरबानी यार, आप आगे, शुक्रिया, आपके बगैर हमारा दिल नहीं लग रहा था क्लास में। बैठ जाए आप। अच्छा, जो इंटेंजिबल्स हम खुद बनाते हैं वो इंटेंजिबल्स जो हैं उसमें 5 इंटेंजिबल्स की हमने लिस्ट पढ़ी थी। 5 इंटेंजिबल्स की हमने लिस्ट पढ़ी थी कि इन 5 इंटेंजिबल्स को आपने कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं करना। वो 5 इंटेंजिबल्स कौन से हैं? कोई ब्रांड नेम है, कोई न्यूज़पेपर का टाइटल है, कोई पब्लिशिंग टाइटल है, कस्टमर्स की लिस्ट आपके पास बनी हुई है जिसमें कस्टमर्स के नाम, फोन नंबर, एड्रेस आ रहे हैं, और गुडविल है। ये 5 चीजें अगर आपके पास हैं तो ये 5 की 5 चीजें, जिनका फर्स्ट डे है वो भी समझे, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ये 5 की 5 चीजें अगर आपके पास हैं तो जे डॉट वाले कहते हैं हमारा एक ब्रांड नेम बन चुका हुआ है। अब आप इस ब्रांड नेम को अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये नहीं बता सकते कि इस ब्रांड की बनने में कॉस्ट क्या आई है, बता ही नहीं सकते। इसी तरह न्यूज़पेपर टाइटल वाले कहते हैं कि हमारे पास जंग अखबार का एक नाम है और ये बैलेंस शीट में नजर आना चाहिए। अब ये बैलेंस शीट में शो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनकी कॉस्ट रिलायबली मैयर नहीं हो सकती। इसी तरह ऑक्सफोर्ड वाले कहते हैं हमारे पास पब्लिशिंग टाइटल है तो इसको बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। एक दुकानदार कहते हैं मेरे पास कस्टमर्स की लिस्ट है जिससे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट आएगा, लेकिन ये नहीं बता सकता कि कस्टमर की लिस्ट कितने में बनी, इसलिए इनकी कॉस्ट रिलायबली मैयर। तो ये स्टैंडर्ड का हतमी फैसला है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। स्टैंडर्ड का हतमी फैसला है कि इंटरनली जनरेट अगर आप ये 5 चीजें करें तो आप कभी भी इनको अपनी बैलेंस शीट में शो। हाँ, अगर आप कोई फॉर्मूला बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, कोई प्रोसेस बना रहे हैं, कोई खाना खाने की चीजों की रेसिपी बना रहे हैं, वो अगर आप अपनी लैब के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से गुजारें, जो कल सारी बात हुई थी, तो फिर आप रिसर्च को एक्सपेंस कर दें, बुरी वाली डेवलपमेंट को एक्सपेंस कर दें और अच्छी वाली डेवलपमेंट को
कैपिटलाइज कर लें। क्लियर? एक छोटा सा नोट हम इसमें डालने लगे हैं। ये कितनी चीजें थी ऊपर? 5। ये पहले जरा देख लें। इफ दीज 5 आर परचेज्ड देन कैपिटलाइज। EN वाला देन आएगा या AN वाला? देन कैपिटलाइज। फिर आप इसको बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं। अगर ये 5 बोलें क्या हैं? परचेज हैं, फिर आप इसको क्या कर सकते हैं? बोलें कैपिटलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी मिसाल समझें। छड़ी किधर गई है? जादुई छड़ी पड़ी नहीं इधर, ये पड़ी हुई। कस्टमर लिस्ट। एक बिजनेसमैन है जिसकी मिसाल के तौर पे रेस्टोरेंट है, लोग आके खाना खाते हैं। अब वो जो भी कस्टमर आता है उस इलाके वाला, उसका वो बिल बनाते हुए नाम भी पूछ लेता है, एड्रेस भी पूछ लेता है। या अगर नाम एड्रेस ना भी पूछे तो 70-80% ऐसे लोग होते हैं जो होम डिलीवरी वाले हैं, तो वो अपना नाम और अपना जो है वो एड्रेस उनको वैसे ही बताना पड़ता है, टेलीफोन नंबर उनका वैसे ही आ जाता है। तो एक मिसाल के तौर पे कोई पिज़्ज़ा शॉप है, उसके पास एक कस्टमर्स की लिस्ट बनी पड़ी है। तो मिसाल के तौर पे पिज़्ज़ा हट ही कर लें, उसके पास एक कस्टमर्स की लिस्ट बनी पड़ी है। अब वहाँ पर कोई नया बंदा आया और उसने आके, अब पिज़्ज़ा हट वाले इस कस्टमर्स की लिस्ट को अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते, क्योंकि पिज़्ज़ा हट वालों ने इसको क्या किया है, तो इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल को आप अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते अगर इस लिस्ट में फॉल कर रहे हैं। अब एक दूसरे पिज़्ज़े की दुकान आई, तो उन्होंने आके पिज़्ज़ा हट वालों को अप्रोच किया कि भाई ये कस्टमर्स की लिस्ट हमें दे दो, ताकि उस इलाके में जो ज़्यादा लोग हैं उनके टेलीफोन नंबर हमें वैसे ही मिल जाए। टेलीफोन नंबर लेना कहाँ आसान है, किस इलाके के अंदर जाके किसी का टेलीफोन नंबर, क्या अब तो साथ वाला आपको टेलीफोन नंबर नहीं देता आजकल, तो अब टेलीफोन नंबर लेना तो इतना आसान नहीं है। तो इन्होंने जाके पिज़्ज़ा हट वालों को अप्रोच किया। अब माना कि पिज़्ज़ा हट के लिए वो कंपेटिटर हैं, लेकिन कई रीजंस हो सकती हैं पिज़्ज़ा हट वाले कस्टमर लिस्ट देने को तैयार हो जाएं। हो सकता है पिज़्ज़ा हट वाले कहें यार इधर बिजनेस नहीं है, हम तो थोड़े अरसे में जा रहे हैं, ठीक है तुमने लेनी है तो ले लो, लेकिन हम तुमसे पैसे लेंगे। तो अब इन्होंने पिज़्ज़ा हट वालों से डील की, निगोशिएट की, वो 3 लाख रुपए में मान गए कि 3 लाख रुपए आप हमें दो, हम आपको टारगेट ऑडियंस कस्टमर्स की लिस्ट दे देते हैं, इधर वाले कस्टमर्स को या व्हाट्सएप के ऊपर वैसे टेक्स्ट मैसेज कर देना ताकि उनको पता चल जाए आपके एरिया के अंदर एक नया बंदा आ गया। तो अब जो नई दुकान है पिज़्ज़ा की, मिसाल के तौर पे शौकत पिज़्ज़ा वाला कर लें, ये जो शौकत पिज़्ज़ा वाला है, ये जो नई दुकान है, इसने जो कस्टमर लिस्ट है वो परचेज की है या इंटरनली जनरेट की है? अब जो मसला पिज़्ज़ा हट को आ रहा था कि कस्टमर लिस्ट की कॉस्ट पता नहीं चल रही थी, इसके लिए वो मसला नहीं रहा। क्यों? इसने तो 3 लाख रुपए देके खरीदी और फ्यूचर में इसके अगेंस्ट बेनिफिट भी आने हैं, इसलिए इफ दीज 5 आर परचेज्ड, इफ दीज 5 आर परचेज्ड देन, अगर आपके लिए ये परचेज कस्टमर लिस्ट है फिर आप इसे क्या कर सकते हैं? कैपिटलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली, अब ये जंग अखबार एक नाम है, तो आपने जंग वालों से जाके बात की कि हमने जंग का अकाउंटेंट मैगजीन निकालना है।
अब उन्होंने कहा कि भाई वो तो हम निकालते नहीं, हम तो जंग अखबार या जंग स्पोर्ट्स इस किस्म की 2-3 हमारी चीज़ें हैं, हम तो ये अकाउंटेंट मैगजीन जंग वाले नहीं निकालते। लेकिन आपने कहा जी मुझे अपना नाम दें, कोई पब्लिशिंग टाइटल दें या मेथड दें, न्यूज़पेपर का टाइटल दें, उन्होंने आपको दे दिया। अब आपने उनको 1 करोड़ रुपया देकर, क्योंकि जब आप जंग अकाउंटेंट मैगजीन निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग कहेंगे यार एक बड़ा नाम है तो कोई ना कोई अच्छी चीज़ होगी अंदर, बजाय कि आप अपने नाम से निकाल दें रशीद अकाउंटेंट मैगजीन। अब वो किसने खरीदना है? तो जब आप इसके लिए 1 करोड़ रुपया देंगे, अब आपके लिए वो मेथड बैलेंस शीट में शो करने के काबिल है। क्यों? क्योंकि अब आपने उसको क्या किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात जो कल हमने नहीं पढ़ी थी, आज ऐड की। अगर ये 5 परचेज किए हैं तो आपके लिए क्या है? जल्दी बोलें, इनटेंजिबल। हाँ जी जी बोले बोले बोले, पूछे ना सवाल। हाँ जी, हमारा कंट्रोल कस्टमर लिस्ट के ऊपर नहीं है, लेकिन 2 बातें हैं इसमें। स्टैंडर्ड कहता है कॉस्ट कैन बी मेड रिलायबली एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। अब अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हैं और आपको पता है कि मैंने इस ऑडियंस को मैसेज किया तो इंशाल्लाह इसमें से जनरेट होगा ही होगा, तो उसमें फिर स्टैंडर्ड की राय ये है कि एक तरह का आपका कंट्रोल ही पाया जा रहा है। इसलिए स्टैंडर्ड वाले इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आप ऑब्वियसली 2-3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप पागल तो नहीं हो कि आप किसी ऐसी चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें आपको बाद में पता चले कि इसके अगेंस्ट मुझे कुछ मिलना ही नहीं। इस वजह से शायद उन्होंने कहा इसको कैपिटलाइज कर लें। ओके, चलें जी आगे। Following information pertains to International Associates Limited intangible assets as at 30 जून 2015 वाले as follows। हमारे पास कौन कौन से इंटेंजिबल्स हैं जी? ब्रांड्स हैं, सॉफ्टवेयर है कोई एक, और लाइसेंस है। ब्रांड की लाइफ क्या है? 10 साल, सॉफ्टवेयर की 5 साल, और लाइसेंस की, यानी लाइसेंस पता नहीं कितना अरसा साथ चलेगा। अच्छा, कॉस्ट आ रही है तीनों की, और अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट। रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटांगिबल्स पे नोट बनाएं फॉर इंक्लूजन इन IELs फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016 इन अकॉर्डेंस विद द खाला जी के स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसकी रोशनी में आपने क्या बनाना है? नोट बनाना है। तो आज हम नोट बनाना सीखेंगे। बोलें आज हम क्या सीखेंगे? चलें जी, रजिस्टर का सफ़ा निकालें, उस पर अपना नेक हाथ फेरें, सफ़े से मट्टी झाड़ें, जितने जरासीम सफ़े के ऊपर हैं उनको गायब कर दें माइक्रोस्कोप लगाकर। डस्टर, ये सफ़े के टॉप पे लिखना है, इसलिए मैं जरा इस साइड पे लिख रहा हूं। कंपनी का नाम इंटर नेशनल एसोसिएट्स लिमिटेड। आगे क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, या नोट बनाना है? नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप लोग पूरा लिखिएगा, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2016। ऐसे नहीं बैठना क्लास में, और नीचे जो है वो बेंच के ऊपर मुंह रख के भी नहीं बैठना। ओके, नोट का नंबर जो मर्जी दे दें, मिसाल के तौर पे नोट नंबर 10, और नोट का नाम इंटेंजिबल्स। ये कोई 10 हार्ड एंड फास्ट नहीं, आप 11 भी दे दें, 12 भी दे दें, 420 भी दे दें, वो आपकी मर्जी है। ओके, अब फिक्स्ड एसेट्स का जो अकाउंट होता है उसमें आपको एसेट अकाउंट अलग बनता है और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनता है। तो इधर जो एसेट अकाउंट है उसको हम नाम दे देते हैं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट,
और इसको हम नाम दे देते हैं अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन की जगह। इधर ब्रॉड डाउन वालों की कॉस्ट आती है जो साल के शुरू में पड़े हुए हैं, इधर एडिशंस वालों की कॉस्ट आती है, इधर डिस्पोजल्स वालों की कॉस्ट आती है, और इधर जो साल के एंड पे पड़े हुए हैं उनकी कॉस्ट आ जाती है। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग डेप्रिसिएशन आ जाती है, इस साल की डेप्रिसिएशन आ जाती है, डिस्पोजल्स की डेप्रिसिएशन आ जाती है, और क्लोजिंग अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस आ जाता है। तो वही हमने यहां बनाया है, उसी को यहां लाएंगे, फिर आपको नोट करने का टाइम देंगे। ओपनिंग एडिशंस की कॉस्ट आएगी, यहां पे डिस्पोजल की कॉस्ट आएगी, और क्लोजिंग कॉस्ट आएगी। अकामुलेटेड amortization, opening amortization for the year, और disposal और closing। आगे 4 कॉलम छोड़ दीजिएगा, ये टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, वो बनाना है। अच्छा जी, आई होप कि आपने फ्री होके पहली एडजस्टमेंट पढ़ ली होगी, और कुछ लोगों ने दोस्तों से बातें कर ली होंगी। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर सीरियसनेस, हाउ सीरियस यू आर। डिटेल्स ऑफ expenses incurred on project to improve IAL's existing production process are as under। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस चीज बनाने का प्रोसेस। अच्छा, प्रोडक्शन प्रोसेस भी एक इंटेंजिबल है, ऑब्वियसली ये इतना बड़ा इंटेंजिबल है कि इस पे बहुत ज्यादा खर्चा आता है। प्रोडक्शन प्रोसेस किसी चीज का एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जिसके बाद चीज प्रोड्यूस होना शुरू होती है, उससे पहले उसका प्रोसेस बनता है।
जैसे सिंपल खाना भी है तो उसकी रेसिपी भी आपको सीखनी पड़ेगी, तो इसी तरह कोई चीज़ भी प्रोड्यूस करनी है तो पीछे उसके प्रोसेस होगा। तो प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ अ टफ। सिर्फ इतना सा आपने ये माउस बनाना है तो उससे पहले जो प्लानिंग होनी है सारी, वो सारी की सारी रिसर्च और डेवलपमेंट, कल हमने उसका नाम रखा था। और रिसर्च डेवलपमेंट के बाद कोई प्रोसेस बनेगा, वो प्रोसेस फैक्ट्री को जाएगा, फिर फैक्ट्री में जाके जब बनना शुरू होंगे उससे पहले पता नहीं कितना अरसा लगेगा। जब पहली दफ़ा ये बनाना पड़ा होगा पता नहीं कितनी रिसर्च हुई होगी, कितनी डेवलपमेंट हुई होगी, फिर जाके चीज़ सामने आई होगी। अच्छा, तो डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट। अच्छा, प्रोडक्शन प्रोसेस एक अलग चीज़ है ब्रांड सॉफ्टवेयर लाइसेंस से हटके। तो अब हम नाम लिख लेते हैं चीज़ों के, जो सवाल में पहले नाम आ रहे थे वो पहले लिख लेते हैं। ब्रांड्स पहले से नाम आ रहा था, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, जैसे उधर आता था ना लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और प्रोडक्शन प्रोसेस। और कोई चीज नहीं है, बस ये आखिरी लाइन होगी इसमें। करें जी नोट, वरना मैं आ जाता हूं अब तक। अच्छा, ये डेटा किस साल का है? हमारे साल के एंड का या पिछले साल के एंड का? रिक्वायरमेंट पढ़े, हमारा साल कौन सा है? और ये डेटा क्या है? पिछले साल के। ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं, क्या है? इनको उठा लें। ब्रांड्स 200 और इसकी एकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन 40। सॉफ्टवेयर accumulated amortization 15 0। ये पिछले साल के क्लोजिंग हैं या हमारे साल के ओपनिंग हैं? एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट। Details of expenses incurred on a project to improve IEL's existing production process are under। ये 20 मिलियन क्या है? Expenses incurred on a project to improve the existing production process। ये 20 मिलियन वो तनख्वाह है जो आपने साइंसदानों को दी है जो लैब के अंदर काम कर रहे हैं, उनको ये तनख्वाह दी है। कितनी तनख्वाह दी है? कब तक? पिछले साल के एंड तक। ये तनख्वाह उनको दी है कब तक? पिछले साल के एंड तक। इस साल उन साइंसदानों ने कितने में, अच्छा हमारा अगर ईयर एंड 30 जून 16 को खत्म हो रहा है तो शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई 15 को। जैसे टैक्स की क्लास में आप अक्सर पढ़ते हैं कि साल जुलाई में शुरू होता है, जून में खत्म होता है, तो 30 जून 16 अगर मेरा ईयर एंड है तो शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई 15 को। इस साल साइंसदानों को मैंने कितनी तनख्वाह दी? 45। लेकिन कितने महीने तनख्वाह दी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 9 मंथ्स। इस साल साइंसदानों ने कितने महीने काम किया? शायद 9 मंथ्स में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया हो और मुझे लैब बंद करनी पड़ी हो, और मार्च के एंड पर मैंने साइंसदानों को आखिरी तनख्वाह देकर उनको फारिग कर दिया हो, और मार्च के बाद प्रोडक्शन प्रोसेस फैक्ट्री को हैंड ओवर कर दिया हो सकता है ये लोग मार्च तक हमारे पास रहे हों। आगे पढ़ते हैं, हो सकता है कुछ तफसील इसमें दे दे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बस मार्च तक काम हुआ है, मार्च के बाद ये काम नहीं हुआ। अच्छा जी, एक्सपेंसेस वर इनकर्ड। अब किसी तरह ना, जो 2 लेक्चर हैं आज और कल वाले, कल और परसों वाले, वो किसी तरह लें जिनका फर्स्ट डे है, ताकि वो क्लास के साथ हों। फिर एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द अबव पीरियड। इस लाइन का मतलब बताएं।
expenses were incurred evenly during the above period. अगर ये 45 का खर्चा 9 महीने का है तो सिंपली इसको 9 से डिवाइड कर दो तो 1 महीने का खर्चा निकल आएगा. इसका मतलब एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इवनली ओवर द अबव पीरियड. अच्छा, कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो घर में इवनली होते हैं हर महीने, और कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो घर में हर महीने इवनली नहीं होते? घर का जो किराया है, अगर आप 20,000 किराया दे रहे हैं तो कई साल तक, कई महीनों तक वही किराया देते रहते हैं. हाँ, कभी जाके बढ़ भी जाता है, लेकिन मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं. तो वो किराया हर महीने जो आप 20,000 दे रहे हैं तो उसको कहा जा सकता है इट इज इनकर्ड इवनली. लेकिन जो बिजली का बिल है वो इवन आता है या अनइवन सा होता है, कभी ज्यादा कभी कम. लेकिन ये जो खर्चे हैं 45 के, ये 45 क्या है? ये 45 इन 9 महीनों में दी जाने वाली साइंसदानों को तनख्वाहें हैं. अब कहता है ये इवनली हुई हैं ओवर द अबव पीरियड. अबव पीरियड कौन सा है? जो ये लिखा हुआ है. कहते हैं इस अरसे से इस अरसे तक इनको जो पेमेंट हुई वो इवनली हुई हैं. इसका मतलब है अगर 45 उनको 9 महीने में पे हुआ है तो 45 को 9 से डिवाइड करके जो भी जवाब आएगा वो शायद 5 आएगा. तो 5 हर महीने का खर्चा है. तो जुलाई में उनको कितना दिया है? 5. अगस्त में कितना दिया? 5. ये इस लाइन का मतलब है. एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इवनली ड्यूरिंग द अबव पीरियड ऑन 30 सितंबर 15. यहां कहीं की बात करें दोनों के दरमियान की. जुलाई गुजर गया था, अगस्त गुजर गया था, सितंबर गुजर गया था. ऑन 30 सितंबर 15, 3 महीने गुजर गए थे, 6 महीने और पड़े थे. मिड पॉइंट कोई पकड़ा इसने. ऑन 30 सितंबर 15 इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट, ये पता चला कि डेट द प्रोजेक्ट इज. कल दो सवाल किए थे इस तरह के, बल्कि 3 सवाल किए थे. एक कराया था मैंने, 2 उस वक्त कराए थे, एक चौथा सवाल भी किया था फिर. तो ऑन 30 सितंबर 15 इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट प्रोजेक्ट इज कमर्शियली. 30 सितंबर 15 को पता चला, यहां कहीं मिड में जाके पता चला. हमारे साल पता चला या पिछले साल पता चल गया था? हमारे साल पता चला. जब 20 का खर्चा हुआ था तब पता चला, जब 45 का खर्चा हो रहा था तब पता चला. हमारे साल पता चला कि ये चीज सितंबर में जाके पता चला कि ये चीज कमर्शियली वायबल है. मींस मार्केट वाले इसको एक्सेप्ट कर लेंगे. इसका मतलब है कि सितंबर से पहले हमें लग रहा था कि ये चीज कमर्शियली वायबल. अब आपको क्या फीलिंग आ रही है कि सितंबर में क्या हो गया है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं. 6 क्राइटेरिया. अब ना सवालों में आई के वाज़े नहीं लिख रहा कि 6 क्राइटेरिया मीट हो गया है, लेकिन कोई ऐसा लफ्ज लिख देता है जिससे थोड़ा बहुत हमें अंदाजा हो जाया करेगा कि 6 क्राइटेरिया क्या हो गया है, किस दिन मीट हो गया है. अब 6 क्राइटेरिया का लफ्ज उसने कहीं नहीं लिखा, लेकिन उसने 6 क्राइटेरिया में से कोई एक बात उठा के मेरे ख्याल से लिख दी है. और वो बात आपको ना ढूंढने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है कि ये 6 पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट उसने जो है वो लिखा है उठा के, क्योंकि वाज़े तौर पे वो 6 पॉइंट्स की अंग्रेजी आई कैप यूज़ कर भी नहीं रहा, लेकिन कोई ना कोई ऐसी इंडिकेशन दे रहा है जहाँ से पता चल जाए. जैसे ये था ना, हाउ द इंटेंजिबल विल जनरेट फ्यूचर बेनिफिट. अमंग अदर थिंग द एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट. आप कोई मार्केट बता सकते हैं, तो मार्केट से मुराद यही होता है कि कमर्शियल चीज़ कोई बन रही है. तो अब मार्केट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ये चीज हम पसंद करेंगे, लेकिन अभी बनी नहीं है, अभी तो लैब में बन रही है. ये प्रोसेस चीज बनाने का, ये 30 सितंबर को चीज फैक्ट्री में बनना शुरू हो गई है या 30 सितंबर को पता चला है कि मार्केट इसे एक्सेप्ट कर लेगी? अभी तो साइंसदानों को बिठाए रखना है, उनको डेवलपमेंट पर लगाई रखना है. और कब तक लगाई रखना है? मार्च 16 तक. द न्यू प्रोसेस, वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो वाला प्रोसेस, द न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल. मिसाल के तौर पे नेस्ले वाले हैं, उन्होंने रायता बनाना है, तो रायता बनाने का प्रोसेस था, उसकी सारी डिस्कशन हो रही है. द न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम यकम अप्रैल. यकम अप्रैल 16 और ऊपर वाली लाइन को मिला के पढ़ें, क्या समझ आ रहा है? द न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल ऑन यकम अप्रैल 16. एक ही डेट है, 31 मार्च 16 और यकम अप्रैल 16. क्या एक दिन का फर्क है? एक ही डेट है. यकम अप्रैल 16 को क्या हो गया, जल्दी बताएं.
द प्रोसेस बिकेम, अच्छा प्रोसेस ऑपरेशनल कहां होगा, प्रोसेस ऑपरेशनल कहां होगा, ऑपरेशनल सोच के बताएं दोनों जगह में से कहां होगा, फैक्ट्री में ऑपरेशनल होगा। द प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल, प्रोसेस ऑपरेशनल हो गया, अब उससे जो चीजें बनानी थी वो हमने बनानी शुरू, इसका मतलब है अब क्या कंप्लीट हो गई है, डेवलपमेंट। तो मार्च के एंड पर या अप्रैल के पहले दिन इनको हमने निकाल दिया है, मार्च के एंड तक तनख्वाहें देके, और यकम अप्रैल से क्या बननी शुरू हो गई हैं, चीजें बननी शुरू हो गई। तो यकम अप्रैल से ऑपरेशनल हो गया, और ये ख्याल किया जा रहा है कि हर साल अब हमें 10 मिलियन की कॉस्ट सेविंग आया करेगी अगले 10 साल तक। इसकी बात मैं बाद में करता हूं, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अच्छा जी, अब बताएं जी, R&D स्टार्ट कब हुई, हैं, आर यू पीपल मैड, हमारे साल तो नहीं R&D शुरू हुई, पिछले साल शुरू हो चुकी है। और पिछले साल जरूरी नहीं कि पिछले साल शुरू हुई है, हो सकता है पिछले कई सालों से चल रही हो। अप टू का मतलब बड़ा अजीब सा है कि 15 तक, अब पता नहीं कब का काम शुरू हुआ है। चलो मैं लास्ट ईयर लिख देता हूं, या लास्ट ईयर्स लिख देता हूं कि किसी पिछले साल में शुरू हुई है। तो अभी सेफ एंड पे रहते हैं, मैं लास्ट ईयर लिख देता हूं ताकि जरा समझने में आसान हो। लेकिन मेरे ख्याल से लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर से हो सकता है शुरू हुई हो, अप टू जून 15 एक वेग सा लफ्ज़ है कि जून 15 तक। बहरहाल हमें कोई टेंशन नहीं है ना पिछले साल है या पिछले साल है, क्योंकि ये सारा एक्सपेंस में जाना है। क्यों एक्सपेंस में जाना है, क्योंकि इस वक्त तक ये कमर्शियली वायबल नहीं था। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के उसने अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, बड़ा तेज है, ना कहीं उसने रिसर्च का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ना उसने कहीं डेवलपमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो बड़ा बाहर बाहर से निकलने की कोशिश की उसने। अच्छा जी, R&D लास्ट ईयर चलती रही। अगला सवाल, R&D लास्ट ईयर से स्टार्ट हुई है, लास्ट ईयर से क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। अच्छा एक चीज मुझे और बताएं, डेवलपमेंट कंप्लीट कब हो गई, डेवलपमेंट कंप्लीट, दो इंडिकेशंस हैं। एक सवाल वाजे कह रहे कि इस दिन के बाद हमने साइंसदानों को तनख्वाह देनी बंद कर दी है, और दूसरी इंडिकेशन इस दिन हमने फैक्ट्री को हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि इस दिन से क्या हो गया, ऑपरेशनल हो गया। डेवलपमेंट कंप्लीट कब हुई, 31 मार्च 16। अगला और आखिरी सवाल, एक लाइन सवाल में और है, वो जरा कोई डलवाने की कोशिश करें। एक लाइन सवाल में और है, ऑन 30 सितंबर इट वॉज एस्टेब्लिश एट प्रोजेक्ट इज कमर्शियली वायबल, किस दिन, 15 30, ये है तो हमारा साल ही, क्योंकि यकम जुलाई 15 से हमारा साल शुरू हो गया है। इट बिकेम कमर्शियली, अब सवाल वाले अल्फाज लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैंने कल सीखा था वो लिखूंगा। 6 क्राइटेरिया मेट। आप बता दें इस पीरियड के खर्चे को क्या करना है और इस पीरियड के खर्चे को क्या करना है, इसको डाल देंगे और इसको क्या करेंगे, पिछले साल होने वाला सारा खर्चा और इस साल कब तक का खर्चा, 3 महीने का, इस साल 3 महीने का खर्चा, इसको कहां डालेंगे, एक्सपेंस में। और इसे क्या करेंगे, ये कितने महीने का खर्चा बन रहा है, 6 महीने का, इसे कैपिटलाइज। और इससे पिछला सारा, चाहे हमारे साल के 3 महीने हैं चाहे पिछले साल है, वो सारा एक्सपेंस है। करें नोट, ये किताब पे ही नोट्स पे ही कर लें, किताब पे अगर किताब है तो। ये लिख के ना एक दफा सवाल पूरा पढ़ें और आपको समझ आ रही है कि किन लाइनों से मैंने ये 3 चीजें डिराइव की हैं।
अच्छा जी, किन बातों से हमें ये बातें पता चली? अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुझे कैसे पता चला कि ये चीजें इंटरनली जनरेट हो रही हैं, परचेज नहीं हो रही? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को तो कहीं नहीं लिखा हुआ था। अच्छा चलें, दो दो बातें। एक है आपका घर खरीदना, वो आप फौरन 1 करोड़ रुपए देंगे और खरीद लेंगे। एक है घर बनाना, जब आप घर बनाएंगे तो क्या होगा? पैसे आहिस्ता आहिस्ता देंगे पैसे। तो जो खरीदी हुई चीज होती है नॉर्मली, उसके वैसे उसके पैसे भी किस्तों में दिए जा सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन खरीदी हुई चीज के नॉर्मली पैसे एट द स्पॉट दिए जाते हैं, और जो खुद बनाते हैं उसके पैसे। अब देखिए सवाल में क्या है, अप टू का लफ्ज लिखा हुआ है एक जगह पे, यानी जून 15 को खर्चा हुआ या जून 15 तक इतना खर्चा हो चुका था। और अगली लाइन में भी पढ़े, जुलाई से मार्च। जुलाई से मार्च का मतलब है अप टू मार्च, मतलब तो वही हो गया अप टू मार्च, फ्रॉम जुलाई 15 अप टू मार्च। तो ये जो खर्चे आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, तो ये किस बात की इंडिकेशन है कि चीज क्या हो रही है? डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अ प्रोजेक्ट टू इंप्रूव। ये कहीं इंटरनली जनरेट का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा लफ्ज लिखा हुआ है, अरसा। अरसा या कोई डेट लिखी हुई है। अगर कोई खरीदने वाली चीज होती ना, तो उसमें सिर्फ खरीदने की क्या आ रही होती? डेट। वी परचेज डेट ऑन फलां डेट, वी बॉट इट ऑन फलां डेट। लेकिन इसने क्या बताया? तो पीरियड का क्या मतलब है कि कुछ खास अरसे में काम हो रहे हैं। तो जो खास अरसे में काम होता है वो फिर बनी बनाई चीज खरीद रहे होते हैं या खुद बना रहे होते हैं? तो ये भी कुछ इंडिकेशन थी, यहां से पता चला था चीजें खुद बना रहे हैं। चलें, ये तो अलग बहस है। अब इन लाइनों से ये कैसे डिराइव किया हमने, ये बड़ा आसान है। खर्चे इनकर हुए हैं इवनली ओवर द पीरियड, इसको अभी हम देखेंगे जिस वक्त हम इसमें से कैपिटलाइज करने वाली चीज निकालेंगे। ऑन 30 सितंबर 15, 30 सितंबर 15 तक, यहां तक जुलाई और मार्च के दरमियान में, ऑन 30 सितंबर 15 ये पता चल गया कि प्रोजेक्ट इज कमर्शियली। इससे पहले बुरी वाली डेवलपमेंट चल रही थी, इससे पहले बुरी वाली डेवलपमेंट चल रही थी, और न्यू प्रोसेस बिकेम ऑपरेशनल ऑन, क्योंकि मार्च को उनको साइंसदानों से भी मादरत कर लिए, भाई आप जाएं, और यकम अप्रैल से ऑपरेशनल हो गया। ऑपरेशन से क्या मतलब है? फैक्ट्री में चीजें बनना शुरू हो गई हैं। अब आपके समझने के लिए किताब पे छोटी सी करके एंट्रीज लिख लीजिएगा, लेकिन हमने नोट बनाने, इसलिए नोट के लिए मैं कुछ और करूंगा, आपके समझने के लिए एंट्रीज लिख रहा हूं। ये किताब पे कहीं साइड पे हम नोट करेंगे। इधर देखें, पहले पहले लास्ट ईयर 20 रुपए की एंट्री, एक्सपेंस डेबिट, वाई? क्योंकि अगले साल भी 3 महीने बाद जाके वायबल हुआ है। अच्छा, करंट ईयर की एंट्रीज, करंट ईयर की एंट्रीज, एक्सपेंस का नाम R&D लिख दें, जो मर्जी लिख दें, वो कलम ने लिखा था। एक्सपेंस में जाएगा कुछ और कुछ इनटेंजिबल में जाएगा। कैश कितना पे किया आप बता दें, एक्सपेंस में कितना जाएगा? एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इवनली ओवर द पीरियड। इसका मतलब है अगर इसको डिवाइड कर दोगे 9 से तो 1 महीने का खर्चा आ जाएगा। लेकिन मुझे बताएं कि इस साल का स्टार्ट कब हुआ होगा? यकम जुलाई 15, जुलाई अगस्त सितंबर, कितने महीने? 3 महीने काम चल रहा था, लेकिन अभी तक हमें लग रहा था कि कमर्शियली वायबल। क्या जवाब आया? 15। और 6 महीने, ये जरा एंट्रीज हैं। इस सारे में से नोट में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में क्या जाएगा, जल्दी बताएं। सिर्फ ये 30।
ये हेड्स डाउन करके रेस्ट नहीं करना, चलें आगे। अब इसमें से मुझे बता दें हमारे लिए काम की चीज क्या है। अच्छा, कल की तरह अगर मैं आपसे बात करूं, पिछला साल कौन सा था? 30 जून 15। हमारा साल रेड मार्कर यूज कर लेता हूं, बुरी वाली डेवलपमेंट। अप टू जून 15 का मतलब ये जो 20 का खर्चा हुआ, फर्ज करें 20 का खर्चा इस साल हुआ, अप टू जून 15 कितना खर्चा हुआ था? और जुलाई अगस्त सितंबर में 15 का, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च। तो ये जो सारा अरसा है इसमें खर्चा हुआ है 20 का और इसमें खर्चा हुआ है 45 का। 20 का पूरा खर्चा हमने कहाँ डाल दिया? और पहले 3 महीने 45 कहाँ डाल दिया? एक्सपेंस में। और अगले 6 महीने का। और अब अमोर्टाइजेशन जब चार्ज करेंगे तो वो करेंगे अप्रैल मई और जून की। अप्रैल मई और जून की अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे। तो इस दिन तक भी फैक्ट्री में, सॉरी R&D डिपार्टमेंट में काम हो रहा था, लैब में। इस दिन तक भी लैब में काम हो रहा था, लेकिन इस वक्त कमर्शियली वायबल हो गया था, तो इस दिन से आगे को हमने क्या कर दिया? कैपिटलाइज। अब ऑपरेशनल हो गया। ऑपरेशनल का मतलब है फैक्ट्री में चीजें बनना शुरू हो गई हैं, तो यहां से ऑनवर्ड्स क्या करेंगे? अमोर्टाइज। तो इस साल कितने महीने की अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे? अप्रैल मई जून। अच्छा, फिलहाल इस डिस्कशन को छोड़ें, मुझे बताएं बैलेंस शीट के फेस पे या इनटेंजिबल्स में कितनी एडिशन शो करेंगे? 30 की एडिशन शो करेंगे। उसका तरीका ये है कि अब आप वर्किंग का रेफरेंस देंगे। वर्किंग नंबर 1, 20 को लिफ्ट कराएं या 20 को छोड़ दें? क्योंकि मेरी हेडिंग है इनटेंजिबल एसेट्स, तो मुझे एसेट्स चाहिए या एक्सपेंस चाहिए? एसेट्स चाहिए, मुझे इंटेंजिबल एसेट्स चाहिए जी। 45 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 6। आप बताएं इस डेटे में से मैंने 20 उठाना है या सिर्फ 45 उठाना है? 20 पेपर में परेशान करने के लिए था, 20 का पेपर में कुछ भी नहीं करना था। जैसे घर में आप मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे ही 20 को भी इस्तेमाल नहीं करना। 45 इंटू 6 बाय 9 इज इक्वल टू 30। कहां पे एडिशंस में डालूं? पिछले साल वाला 20 भी डाल दूं, ओपनिंग में डाल दूं पिछले साल वाला 20। क्यों? क्योंकि पिछले साल वाला तो एक्सपेंस में चला गया ना। अब कितना डालूं? तो पेपर में इस तरह वर्किंग शो करेंगे, वो जनरल एंट्रीज शो नहीं करेंगे। हाँ, बना लो दूसरा पार्ट।